पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि किसान जो एक कन्फ्यूजन में है कि HYPT क्या होता है, सरबती गेहूँ क्या होता है। क्या जलवायु परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट पिछले वर्ष भी देखा, अत्यधिक बारिश भी थी, फॉग कम गिर रही है, ठंड कम गिर रही है, उमस भरा मौसम रह रहा है। तो प्रश्न था सर मेरा कि जो गेहूं में हम अभी 2 से 5 साल, मतलब इस साल पिछले साल से हम 5 साल का अगर रेशो एक निकाल के देखते हैं तो गेहूं में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक माहू हो गया, पीला रतुआ हो गया। सर इसके साथ में आपकी एक क्लिप थोड़ी सी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि आपने 2-3 किस्मों का मिक्सचर लगाने के बारे में कहा है। तो क्या ये चीज़ें जैसे आपने पहले बताया है, तो क्या साइंटिफिक तौर पे भी ये चीज़ें सही हैं? किसानों को अगर सीड प्रोडक्शन नहीं करना है, उनको अगर अपनी जो फसल है उसका उत्पादन अधिक लेना है, तो क्या इस तरीके से किसान कर सकते हैं? एक होता है सीधी बिजाई, मतलब पलेवा करके, और एक सूखे में बिजाई। इन दोनों में अगर हम यील्ड पे देखें तो किसकी बेहतर मिलेगी, पलेवा या सूखा? बड़ा एक पूरे MP में ना एक समस्या है कि सर हमारे यहाँ यूरिया फर्टिलाइज़र में यूरिया हम 21 दिन पे फसल को देते हैं, जब क्राउन रूट से कल्ले निकलने चालू होते हैं। उस समय कई फार्मर एक ही बार में दो बैग प्रति एकड़ दे देते हैं, कई फार्मर 2 बार में यूरिया को देते हैं। इसके लिए आप क्या सिफारिश करेंगे? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम जो किसानों के कुछ क्वेश्चन थे गेहूं को लेकर, उनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सर की जो वैरायटियां हैं उन पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस समय हमें लगाना चाहिए, किस तरीके से हम एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसे कि लगभग सभी किसान जानते भी हैं सर को, तो सर पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि किसान जो एक कन्फ्यूजन में है कि HYPT क्या होता है, सरबती गेहूँ क्या होता है, और उसके साथ में जो ड्यूरम जो गेहूँ रहता है, इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से किसान इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझे, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, HYPT एक ट्रायल का नाम है, हाई यील्ड पोटेंशियल यील्ड ट्रायल। तो वो हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल का एक इशू था कि एज ए फार्मर भी, सीड प्रोड्यूसर भी और रिसर्चर भी, दे वर इंटरेस्टेड कि भाई 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर की यील्ड को रियलाइज़ करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ चाहिए। तो बेसिकली हमने एज ए रिसर्चर, मैं खुद पर्सनली इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा था कि आप हाई यील्ड कैसे रियलाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए 3 इसेंशियल कंपोनेंट है कि भाई उसके लिए कैसी वैरायटी चाहिए, उसके लिए कैसी एग्रोनॉमी चाहिए, और क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म चाहिए। तो 1 साल जब हम लोगों ने ये ट्राई किया कि भाई फर्टिलाइज़र की डोज बढ़ा के क्या जो अवेलेबल वैरायटी है उनमें यील्ड बढ़ाई जा सकती है, तो उसमें ये पाया कि अगर जब आप फर्टिलाइज़र की डोज बढ़ाते हो और टाइम ऑफ सोइंग एडजस्ट नहीं करते हो तो लोजिंग के इश्यू आ जाते हैं, गिरने की समस्या आ जाती है, जिससे यील्ड बढ़ने की बजाय घट गई। तो दूसरा इश्यू ये था कि भाई आप ड्यूरेशन बढ़ा के आप वैरायटी को, जनरली आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्री की पैदावार बहुत ज़्यादा है, इंडिया की कंपेरेटिवली पैदावार कम है। वो इसलिए है कि यूरोपियन कंट्री के अंदर विंटर व्हीट ग्रो होता है, हमारे यहाँ स्प्रिंग व्हीट ग्रो होता है जो विंटर सीजन में ग्रो होता है। स्प्रिंग व्हीट वो व्हीट है जिसकी ड्यूरेशन 110-120 से लेके 160 दिन के बीच के आसपास की ड्यूरेशन है, जिसको जो हमारे इंडिया में आमतौर पर ग्रो होता है। तो हमारा ये मानना है कि ये तो सच्चाई है कि जितनी ड्यूरेशन लंबी होगी उतनी पैदावार सच्ची होगी, क्योंकि विंटर व्हीट की ड्यूरेशन 300 दिनों तक टच कर जाती है, और 300 दिन टच करने का मतलब ये है कि वो 15 टन, 16 टन, 14 टन तक की पैदावार यूरोप में ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे 8 से 9 टन की रियलाइज़ करने के लिए हमने जो प्रपोज़ किया था कि आप इसके लिए, मैंने पर्सनली ये चीज़ प्रपोज़ की थी, अगर आप 8 या 9 टन को टच करना चाहते हैं तो आपको तीनों कंपोनेंट डालने पड़ेंगे उसमें। एक वैरायटी हो जो लॉन्गर ड्यूरेशन की है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन की वैरायटी को आप नवंबर में सोन करके आप वो यील्ड नहीं रियलाइज़ कर सकते। नवंबर सोन की बजाय उसको शिफ्ट करो अक्टूबर में, अक्टूबर सोन करो ताकि आपका थोड़ा ड्यूरेशन अवेलेबल है वो लंबा बढ़े, फर्टिलाइज़र की डोज कंपेरेटिवली ज़्यादा रखें, और गिरने से बचाने के लिए ग्रोथ रिटार्डेंट का यूज़ करें। हमारे ये 3 कंपोनेंट थे। उसकी
उस ट्रायल को HYPT नाम दिया गया है। ये एस्टिवम की ज़्यादातर वैरायटी एस्टिवम की, HYPT में सभी एस्टिवम की ही वैरायटियाँ चेक हो रही है। तो एक जो एस्टिवम की वैरायटी यानी जो खाने के गेहूं की वैरायटी और ये वाली HYPT की वैरायटी सेम है, सिर्फ ये है कि ये एक हाई फर्टिलिटी में अर्ली सोन कंडीशन में विद ग्रोथ रिटार्डेंट टेस्ट हो रही है। ठीक है। दूसरी बात कही कि भाई जो खाने वाली वैरायटी जनरली एक दूसरी पैरेलल ट्रायल है जो हम टाइमली सोन कंडीशन में कहते हैं, टाइमली सोन इरिगेटेड कंडीशन में, उसमें रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर डेट ऑफ सोइंग नवंबर मिडल रहता है या जनरली जिस एरिया के अंदर जो नॉर्मल डेट ऑफ सोइंग रहती है उसके हिसाब से, वो एक नॉर्मल एस्टिवम की। ड्यूरम की बात ही जहाँ तक है तो ड्यूरम बेसिकली एक एस्टिवम एक हेक्साप्लॉइड वीट है, ड्यूरम एक टेट्राप्लॉइड वीट है। ड्यूरम और एस्टिवम में फ़र्क यही है, ड्यूरम का दाना बहुत सख्त होता है और वो जनरली दलिया या रवा या सूजी के लिए यूज़ होता है। एस्टिवम ज़्यादातर चपाती मेकिंग के लिए यूज़ होता है और ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ होता है, या तो ब्रेड बनाने के यूज़ होता है या चपाती मेकिंग के। रवा में भी यूज़ हो सकता है सूजी बनाने के लिए, बट जो सूजी बनेगी ड्यूरम की उसमें थोड़ा पीलापन आएगा, उसका दाने दाने रहेंगे और उससे जो हलवा बनता है वो दानेदार हलवा बनता है, वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। सेम दलिया है ड्यूरम का, लेकिन इसका जो दलिया और सूजी के रूप में जो कंजम्पशन है बहुत लिमिटेड है। टोटल इंडिया में देखोगे तो 3-4% से ऊपर ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, बट इसकी एक्सपोर्ट मार्केट है, बाहर भी भेजते हैं। लेकिन कुछ सालों से क्योंकि ड्यूरम की जनरली पैदावार एस्टिवम से थोड़ा सा फालतू रहती है, तो ड्यूरम की वैरायटी MP के अंदर कंपेरेटिवली बहुत लार्जर एरिया में ग्रो करने लगे क्योंकि उसकी पैदावार ज़्यादा थी। उसकी उतनी खपत नहीं है और खपत उतनी ना होने की वजह से रेट कंपेरेटिवली पिछले 2-3 सालों से ड्यूरम के एस्टिवम से कम रहने लगे। तो हमारा प्रयास ये था कि भाई एस्टिवम की कोई ऐसी वैरायटियाँ आए जिसकी पैदावार ड्यूरम से अच्छी हो और जिसको आप नॉर्मली किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आए और उसको रेट भी ठीक मिले। ये हमारा सरबती गेहूँ एक टोटली अलग कैटेगरी है। C306 एक पुराने टाइम की वैरायटी थी, उसको भी अक्टूबर में ग्रो करते थे। उस कैटेगरी का जो दाना था सरबती कलर का था, शाइनिंग थी, वेल फिल्ड का दाना आता था। उसकी चपाती बहुत अच्छी चपाती, मतलब उसकी पफिंग कैपेसिटी यानी उसकी फूलने की शक्ति, उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग यानी कितना पानी सोखती है उसकी कैपेसिटी, और उसका जब गला तोड़ते हैं वो नरम टूटता था, मुंह में मीठा टेस्ट आता था। ये 3-4 कैरेक्टर मिलके सरबती ट्रेट बनाता है और दाने के अंदर चमक रहती है और उसकी शाइनिंग की वजह से वो सरबती कलर नज़र आता है। तो ये 3-4 कलर मिलकर ये सरबती कैटेगरी थी। सरबती कैटेगरी का जनरली पैदावार जो पुरानी वैरायटी है C306, उसकी पैदावार मुश्किल से आपकी 15-20 क्विंटल प्रति एकड़ जाती है, लेकिन उसका रेट आपको 4300, 4400, 4500 डिपेंडिंग अपॉन भाई कौन सी मार्केट है। कोई बहुत हाई एंड मार्केट है वो शायद 5000 भी दे दे, बट जनरली 4300 से या 4000 से ऊपर लोगों को रेट मिल जाते हैं। तो वो सरबती की कैटेगरी है। अब और आप अगला प्रश्न था सर मेरा जलवायु परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट पिछले वर्ष भी देखा अत्यधिक बारिश भी थी, फॉग कम गिर रही है, ठंड कम गिर रही है, उमस भरा मौसम रह रहा है। देखिए जलवायु परिवर्तन पे मैं कई वीडियो में बता चुका और कई बार बता चुका। एक तो जलवायु परिवर्तन के अगर हम पैरामीटर देखेंगे ना तो वो पैरामीटर का कोई ट्रेंड नहीं बनता। हालांकि लोग बाग एक ब्रॉड कोरिलेशन ड्रा करना चाहते हैं कि भाई नहीं विंटर प्रोलॉन्ग हो रही है, पीछे जा रही है। हाँ। विंटर देर से शुरू होती है लेकिन लेट तक चलती है, लेकिन इसका भी कोई ट्रेंड नहीं निकलता। बारिश का अभी कहते हैं कि भाई बारिश ज़्यादा होने लगी, इसका कुछ हद तक ट्रेंड मिलता है कि बारिश सडन मतलब एक इवेंट में ज़्यादा होती है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। सही। तो इसका कुछ ट्रेंड मिलता है, बाकी टेम्परेचर का कोई ट्रेंड नहीं मिलता। किसी साल अक्टूबर में ज़्यादा होता है, किसी साल नवंबर में ज़्यादा होता है, किसी साल दिसंबर में ज़्यादा होता है और किसी साल फरवरी और मार्च में ज़्यादा होता है। आपसे सर मेरा पूछने का सवाल ये था कि हम हरदा से आते हैं, MP मध्य प्रदेश से। हमारे यहाँ मतलब जो
बाली निकलते समय कई बार ठंड नहीं गिरती और बाली निकल के तैयार हो जाती है। उस समय मतलब गेहूं को कौन सा टेम्परेचर चाहिए, हम किस प्रकार उस टाइम को मैनेज करें जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिले? देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है भैया कि गेहूं में बाली निकलती है वो दो चीज़ों के कम्बिनेशन से निकलती है। जनरली कि आपका टेम्परेचर और धूप कितनी देर तक रहती है दिन में, उन दोनों चीज़ों का मिला के टेम्परेचर और धूप कितनी देर निकलती है, यानी सनशाइन आवर्स कितने हैं और टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मिला के जो एवरेज टेम्परेचर बनता है वो, यानी एवरेज टेम्परेचर और ड्यूरेशन, उन दोनों को मिला के डिग्री डेज बनते हैं। और उस वैरायटी के गुण कैसे हैं वो इन दोनों करैक्टर से कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये डिसाइड करता है कि उसके अंदर कितने दिन में बाली निकलेगी। इनकी बात जहाँ तक है, जनरली देखिए कि ये आप कंसिस्टेंटली हर साल देखोगे जब बाली तकरीबन आपके एक लंबी अवधि के बाद निकलती है तो जनरली लंबी बाली निकलती है। हाँ, ठीक है। और लंबी बाली अगर जो आपका जैसे आपका ईयर देखें 22-23 के ईयर के अंदर पूरे इंडिया में पैदावार गेहूं की बहुत अच्छी थी, एक्सेप्ट एमपी। जी, एमपी में उस साल पैदावार और ईयर से नीचे थी। उसका 22-23 था, 23-24 था, 23-24 है। हाँ, 23-24 की बात है ये, 23-24 में। तो उसका रीज़न क्या था कि जनरली जब बाल निकली तो बाल के दौरान फोगी डेज बहुत थे एमपी में। फोगी डेज मतलब धुंध मिस्ट की वजह से जो फोग क्रिएट होती है, पर्टिकुलरली हरदा जैसी बेल्ट के अंदर, उसके अंदर जो वैरायटियाँ शॉर्टर ड्यूरेशन की थी उन वैरायटियों में दाने कम बने या फर्टिलाइजेशन की इवेंट कम हुई, वो दाने कम बने, जिनकी वजह से उनकी पैदावार घटी। बाकी जो टेम्परेचर का खेल है, टेम्परेचर जनरली देखिए आपका जो ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन को टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है। तो अगर मान लो टेम्परेचर का इशू है तो दाने के साइज छोटा रहेगा, दाना पूरा नहीं भर पाएगा जी, जिसकी वजह से नुकसान होगा। और उसी के लिए हम प्रयासरत है कि भाई आपको जो लास्ट में यानी मार्च के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ने से दाने की भराई प्रॉपर नहीं होती, उसी के लिए हम कहते हैं कि भाई आप अक्टूबर में सोइंग कर लें। जहाँ तक जलवायु परिवर्तन सहने का एक तरीका है, वो ये एक तरीका भी है कि आप अक्टूबर के अंदर सोइंग कर लें, तो उस अक्टूबर सोइंग में चांसेस ये हैं कि 80% टाइम आप पे गेहूं की हर स्टेज, चाहे वो फुटाव की स्टेज हो, चाहे वो आपकी दाने की भराई की स्टेज हो, और चाहे वो बाली निकलने की स्टेज हो, वो सारी एक अच्छे वातावरण में होगी। ठीक है, कंपेरेटिवली लेट सोन क्रॉप के, तो उसके अंदर पैदावार अच्छी आने की गुंजाइश रहती है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी वैरायटी भी चूज करनी पड़ेगी। जैसे हम जो प्रचार कर रहे थे हमारी HD 3385 का, तो HD 3385 का यही गुण है। लेकिन मैं उसके बारे में एक बात और बताना चाह रहा हूँ HD 3385 का, कि हमने उसकी MP में बहुत लार्जर स्केल टेस्टिंग हुई है। ठीक है, मैंने पर्सनली तौर पे विजिट भी किया और डाटा भी कंपाइल किया। लास्ट ईयर भी 24-25 में मैं खुद सरप्राइज था कि इवन महाराष्ट्र में और गुजरात में भी ऐसे किसान मिले जो महाराष्ट्र में, जिन्होंने कहा कि हमने दिसंबर के अंदर इस वैरायटी को बोया और दिसंबर के अंदर उसके बराबर किसी वैरायटी की पैदावार नहीं आई, क्योंकि ये वैरायटी ना हाईली एडजस्टेबल है। जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्लास्टिसिटी, यानी उसकी कितनी कैपेबिलिटी है जो इन्वायरमेंट की चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है, तो इसको अर्ली लगाओगे तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन की रहेगी, मिड में लगाओगे तो मीडियम ड्यूरेशन की हो जाएगी, और लेट लगाओगे तो शॉर्टर ड्यूरेशन की हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर वैरायटी बोल सकते हैं। हाँ, मतलब हर कंडीशन के अंदर आप लगा के, और जो जलवायु परिवर्तन में अगर जो आपको हर बार अच्छी पैदावार चाहिए तो मेरा जनरली ये मानना है, उसको आप ट्राई भी कर सकते हो कि आप अर्ली भी बोएं, टाइमली भी बोएं और थोड़ा सा डिले करके भी बोएं। उसके कारण क्या है, एक तो आपको पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएगा,
क्या पता किस टाइम रेन इवेंट हो, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। और आपने एक ही टाइम पे अपनी वैरायटियाँ लगा दी, उस साल पता नहीं सीज़न अर्ली को फेवर करे या टाइमली को फेवर करे या लेट को फेवर करे, तो आप अपनी सोइंग को स्प्रेड कर दोगे ना, तो रिस्क को भी मिनिमम कर सकते हो। ठीक है। अगला एक और प्रश्न था सर मेरा कि जो गेहूं में हम अभी 2 से 5 साल, मतलब इस साल पिछले साल से हम 5 साल का अगर रेशो एक निकाल के देखते हैं, तो गेहूं में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक माहू हो गया, पीला रतुआ हो गया, 3385 में तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हमें, पर अन्य वैरायटियों में हमें ये चीज़ें देखने को मिली है। और कई में ये समस्याएं भी मिली है कि टीलर्स बहुत कम आए हैं, मतलब 2-2, 4-4 टीलर्स में ही वैरायटी ने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया। तो इसलिए सर हम किसानों को क्या कह सकते हैं कि जिससे इन चीज़ों से नुकसान? देखिए, 2-3 चीज़ें आपने कही कि भाई जैसे कि माहू में जैसा समझता हूँ कि ये बात कर रहे हैं जमीन के अंदर मेज रूट एफिड है। हाँ। जो जनरली उसका जो साइंटिफिक नेम है वो रूट या कॉमन नेम का ये रूट मेज एफिड है। ठीक है, वो आपके स्टेम और रूट के पास के पोर्शन के ऊपर बैठता है। और ये जब आता है जब आपके बहुत हाई फर्टिलाइज़र डोल रखते हैं, हाई ग्रीन एरिया हो, ग्रीन क्रॉप ज़्यादा हो, तभी आती। लेकिन ये बहुत ही नरम तबीयत का इंसेक्ट है। आप सिंगल डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड, कोई कॉमन इंसेक्टिसाइड आप इस पे स्प्रे करोगे, ये मर जाएगा। रस चूसक की बहुत आसानी से कंट्रोलेबल इंसेक्ट है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता। जो इन्होंने बात कही दूसरी कि पीला रतुआ जनरली सेंट्रल जोन में नहीं आता। हाँ, कहीं पे भाई मेरे को ये कह नहीं सकते, हमें आज तक कोई इंसिडेंस नहीं मिली, लेकिन अगर जो ये सैंपल कलेक्ट करके शेयर कर लें, ज़्यादातर ब्लैक रस्ट आती है, काला रतुआ जिसको कहते हैं, जो स्टेम पे आता है, तने पे आता है। ठीक है, वो आता है। वो ब्लैक रस्ट की ज़्यादातर वैरायटियों में पिछले 3-4 साल से ये भी एक रीज़न है कि ब्लैक रस्ट जब आता है जब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो और ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो रेन इवेंट हो गई और आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रह गया, तो उसके स्प्रेड होने में ये रेन इवेंट हेल्प करती है और उसकी शुरुआत में उसका टेम्परेचर हेल्प करता है। तो काले रतुए की ना कुछ ज़्यादातर वैरायटियाँ सेंट्रल जोन के अंदर अब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही। हमने जो 3385 है उसका 3385 में शुरू से ही हमें इस करैक्टर का पता था कि उसमें ब्लैक रस्ट बिल्कुल कम आता है। जहाँ तक बात है हरदा की, मैंने हरदा में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो मेरे को जो समझ में आया है कि हरदा के अंदर शायद 2 कारण डिजीज़ के बन रहे हैं। बाकी तो आपके स्टेट डिपार्टमेंट साइंटिस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बता सकते हैं। बट मेरे को जो समझ में आया है कि हरदा के अंदर इंटेंसिव क्रॉपिंग आ रही है, यानी ज़्यादातर वो साल में 3 क्रॉप ले रहे हैं। वो धान भी ले रहे हैं, वो मूंग भी ले रहे हैं, वो गेहूँ भी ले रहे हैं। तो तीनों क्रॉप की जो इंटेंसिव क्रॉपिंग का हमेशा जो इशू है वो इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, इंटेंसिव क्रॉपिंग का। तो आप इंटेंसिव क्रॉपिंग के में ये ध्यान दीजिए कि भाई आप अगर जो रोग के लिए कंसर्न है तो थोड़ा सा आप खेतों को बीच में खाली छोड़ने की कोशिश करें ताकि इन रोगों की कम से कम उठाव हो। और पूछिए क्या पूछना सर। इसके साथ में आपकी एक क्लिप थोड़ी सी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि आपने 2-3 किस्मों का मिक्सचर लगाने के बारे में कहा है, तो क्या ये चीज़ें जैसे आपने पहले बताया है, तो क्या साइंटिफिक तौर पे भी ये चीज़ें सही हैं? किसानों को अगर सीड प्रोडक्शन नहीं करना है, उनको अगर अपनी जो फसल है उसका उत्पादन अधिक लेना है, तो क्या इस तरीके से किसान कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है आपका कि भाई जैसे मैं आपको इसकी एक कोरोलरी बताता हूँ भाई इसका किस तरह से संबंध है। मैं बहुत दिनों से ना जीरो टिल पे भी काम कर रहा हूँ। तो जब हम जीरो टिल के प्रचार करते थे, जो पूरा जीरो टिल का मतलब बिना बाग जुताई के गेहूं की उत्पादन, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो लोग बाग ज़्यादातर साइंटिफिक उसमें समझते हैं, तो उसमें मेरे को शुरू के मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता था तो बड़े नेगेटिव कमेंट आते थे। उसका एक कारण था कि वो ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट है ना ट्रैक्टर ओनर से आते थे।
जो ट्रैक्टर ओनर जिनके पास ट्रैक्टर था और जो किराए से दूसरों के खेत जोतते थे। यानी जब आप बात करोगे कि भाई सीधी जुताई करोगे तो आप उनके नुकसान में बात कर रहे हो, जिनके पास जो ट्रैक्टर से दूसरों के खेत जोतते हैं और किराए से कमाते हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ दे गुजर। सेम वे मैं जो ये मिक्सिंग की बात कह रहा हूँ, मैं मिक्सिंग की ये बात नहीं कह रहा कि किसी भी वैरायटी का मिक्सचर करो, बट ये सच्ची बात है कि क्लाइमेट का जब आपको ट्रेंड नहीं पता और किस तरह का क्लाइमेट किस साल रहेगा, तो ज़्यादातर केस के में अगर दो थोड़े से अलग अलग कैरेक्टर की वैरायटियां हैं उनको मिक्स करोगे तो वो आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करने का मतलब ये कि शायद अगर मैं गलत हूँ तो ये बताना अब कि 23-24 साल में एक GW शायद 513 थी, 513 की वैरायटी में सबसे ज़्यादा नुकसान लोग बाग रिपोर्ट कर रहे थे 23-24 में। उसका रीज़न शायद यही था कि उसकी जो बाल निकलने की अवस्था थी ना, उसके दौरान जो मौसम रहा वो उसको सूट नहीं करा। ठीक है, तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि आप जब दो वैरायटियों को मिक्स करोगे तो किसी भी कारण से जो नुकसान होने की मौसम के बदलाव की वजह से जो नुकसान होने का प्रपोर्शन है या जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं वो प्रोड्यूसर के लिए हमेशा एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करेगी। बट जो सीड प्रोडक्शन में है, मैं सीड प्रोडक्शन वालों को वो उनको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिक्सचर भी करे तो बहुत अच्छी वैरायटियों का करे। अच्छी वैरायटियाँ मीन्स जिनकी पैदावार बहुत अच्छी हो और जो टाइम ऑफ सोइंग को देखते हुए, जैसे मान लो आपकी भाई एक जो और चीज़ है जिसको कर सकते हो, खासकर जो हरदा की बात आई थी उसी के अंदर, कि ज़्यादातर फार्मर है ना 1-1 क्विंटल सीड यूज़ कर रहे हैं। जी सर, मेरा ठीक है, हाँ। तो जो ये इतना सीड यूज़ करने की एटलीस्ट हमारी वैरायटियाँ हैं, जैसे हम जो HD 3385 HD 3410 की बात कर रहे हैं, उनमें आपको ज़्यादा सीड क्वांटिटी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी नॉर्मल इवन 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के अंदर भी उनकी अच्छी पैदावार आएगी। तो ज़्यादा सीड रेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न और एक होता है सीधी बिजाई, मतलब पलेवा करके, और एक सूखे में बिजाई। इन दोनों में अगर हम यील्ड पे देखें तो किसकी बेहतर मिलेगी, पलेवा या सूखा? हाँ, बड़ा एक पूरे MP में ना एक समस्या है कि ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जब हम अर्ली सोइंग की बात करते हैं तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। मेरा ये मानना है कि जब आप मतलब आप सूखी बिजाई करके और पानी दे दोगे, पलेवा कर दोगे, तो जनरली नीचे से ना मिट्टी आपकी मिट्टी के अंदर पोर स्पेस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, भर जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर रूट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, और पहला पानी भी आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली जल्दी देना पड़ेगा उसके बाद, वो हार्ड लेकिन हो जाती है। हाँ, हार्ड हो जाती है। लेकिन जो आप मान लो आपने पलेवा करके उसमें जुताई करके और फिर बोते हो, उसमें एक नुकसान है। उसमें नुकसान ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उसका जो ऊपर की प्रोफाइल में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो उसकी जमवार अनइवन हो सकती है। जो आप बुआई की सूखी बुआई करके पानी देते हो उसमें जमवार बहुत अच्छी आती है। तो उस केस में अगर आप मान लो पहले पानी दे के उसकी बुआई करोगे और बुआई शाम को करो थोड़ा सा 4 बजे के बाद, ताकि उसको 12-13 घंटा सीड उस नमी को सोख सके। एक और उसमें एक और फ़ायदा है, एक और बताऊँगा कि जैसे मान लो आप बाद जुताई करके और पलेवा करके आप बुआई कर रहे हो, उसमें रूट का फुटाव कंपेरेटिवली अच्छा आएगा और उसमें पहले पानी को थोड़ा सा डिले कर सकते हो। एक और था सर, हमारे यहाँ यूरिया फर्टिलाइज़र में यूरिया हम 21 दिन पे फसल को देते हैं जब क्राउन रूट से कल्ले निकलने चालू होते हैं,
उस समय कई फार्मर एक ही बार में दो बैग प्रति एकड़ दे देते हैं, कई फार्मर 2 बार में यूरिया को देते हैं। इसके लिए आप क्या सिफारिश करेंगे? नहीं, जनरली हम तो ये कहते हैं, और मेरा तो ये मानना ये है कि आप ना पूरे फर्टिलाइज़र को देखिए, जैसे जो बात है फुटाव की जी, तो फुटाव के लिए आपको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपनी यूरिया की डोज को स्प्लिट रखें, बट ज़्यादा ड्यूरेशन तक नहीं। एक लिमिट के बाद यूरिया, एक स्टेज के बाद यूरिया डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ आपकी प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएगा, फ़ायदा नहीं देगा। तो आप थोड़ा सा स्प्लिट करके डालें और अर्ली डालें, थोड़ा सा, भाई ज़्यादा लेट तक ना डालें। एटलीस्ट बाल निकलने से कम 20-30 दिन पहले तो आप अपनी यूरिया की डोज पूरी कर लें, उसके बाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे मेरा तो ये मानना है कि आप जैसे थोड़ी बेसल डोज रखिए, फिर आप फर्स्ट इरिगेशन पर डालिए, फिर सेकंड इरिगेशन पर डालिए, बस इतने में उसका काम हो जाए। यानी आपको बेसल डोज में थोड़ा यूरिया डालना है। रिक्वायरमेंट भी सर थोड़ी सी, मतलब प्रति एकड़ किसान यूरिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पर वर्ष, मतलब इस वर्ष कुछ बढ़ाया। जनरली ये एक ट्रेंड होता है कि हर क्रॉपिंग, जब अगर आप फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी फर्टिलाइज़र के डालने से पैदावार बढ़ रही है, तो लोग बाग लगातार फर्टिलाइज़र बढ़ाते जाएंगे, और वो हमें वीट के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है कि भाई फर्टिलाइज़र जब ज़्यादा डालते हैं तो यील्ड बढ़ती है। लेकिन जो एक दूसरा फैक्टर है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, वो ये है कि अगर आपने धरती की सोयल हेल्थ को ध्यान में नहीं दिया, और सोयल हेल्थ के अंदर उतनी ही, अगर सोयल हेल्थ ख़राब होती जा रही है तो उतनी ही पैदा लेने के लिए आपको हर साल फर्टिलाइज़र की डोज बढ़ानी पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जो आपको फर्टिलाइज़र की डोज को लिमिटेड रखना है तो सोयल हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर भी ध्यान दो।